सो गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं और उनके नेचर के इंडिपेंडेंट रहती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि क्या फॉर्मूला आया था उसका, P0 माइनस पी अपॉन P0 किसके इक्वल था, chi2 के इक्वल था। ये हमने फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी और इसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे और मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था करने के लिए। आई होप आप उसको कंप्लीट कर चुके हो। आज हम अपनी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करते हैं और हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होने वाली है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होने वाली है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि आपको नाम से यहाँ पता लग रहा होगा, एलिवेशन का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। पहले तो हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स, राइट। अभी तक जो आप पढ़ते आए हो छोटी क्लासेस में आपने यही पढ़ा है। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कम्स टू बॉयल, दैट इज लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू दी गैसियस स्टेट। बट देन क्लास 11th में आपने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड कॉन्स्टेंटली वेपर स्टेट में जाता रहता है और वेपर्स कंडेंस बैक होकर वापस किस स्टेट में आती हैं? लिक्विड स्टेट में आती हैं, ठीक है। और ये जो प्रेशर वेपर्स लगाती हैं इसको क्या बोलते हैं? हम वेपर प्रेशर बोलते हैं, राइट। हमने इतना पढ़ा। अब हम जानते हैं हमारे आसपास एक एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का कुछ प्रेशर होगा। उस एटमॉस्फेयर के प्रेशर को क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। तो अगर इस लिक्विड का जो प्रेशर था, अगर इस लिक्विड ने जो वेपर्स बनाई, उन वेपर्स का जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो सारे लिक्विड की टेंडेंसी हो जाएगी कि वो वेपर्स में चेंज होने लग जाए, ठीक है। और आप जानते हो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ज़्यादा लिक्विड वेपर्स में जाने लगेगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे ज़्यादा लिक्विड वेपर्स में जाएगा। तो ऐसे करते करते टेम्परेचर इंक्रीज़ करते करते वेपर प्रेशर बढ़ेगा और हो सकता है वो टेम्परेचर आ जाए जहाँ पर ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। और जब ऐसा हो जाएगा कि ये जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे ऐसा होगा, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर विल बी टर्म्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट। आर यू फॉलोइंग? उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। So basically boiling point is the temperature of the liquid at which its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure, right? ये सही है कि boiling point is the temperature at which liquid boils, that is liquid gaseous में change होता है। But the more precise definition is boiling point is the temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure। तभी सारा का सारा liquid vapor state में जो है जा पाएगा। इज़ दिस क्लियर? अब हमने बोला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। एलिवेशन वर्ड का ही मतलब बॉइलिंग बढ़ना होता है। तो ये चैप्टर किसके बारे में है? ये चैप्टर सॉल्यूशंस के बारे में है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो पहले हमारे पास क्या था? मैंने तुम्हें कहा था अब हम सब लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहले क्या था? सपोज़ हमारे पास सिर्फ लिक्विड था, मतलब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, ठीक, प्योर सॉल्वेंट था। उस प्योर सॉल्वेंट का, उस प्योर लिक्विड का अपना कोई वेपर प्रेशर होगा। उसके अंदर हमने एक सॉल्यूट डाल दिया जो कि कैसा है? नेचर में नॉन वॉलेटाइल है, यानी अब उस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। फिर क्या बन गया? रिज़ल्ट क्या हो गया? अब आपके पास एक आ चुका है सॉल्यूशन। क्या आ चुका है? सॉल्यूशन। हमने बोला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन हुआ है इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि सॉल्वेंट से
जब हम सल्यूशन की तरफ गए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। जब हम सॉल्वेंट से सल्यूशन की तरफ गए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास खाली पानी था, वाटर था, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बट देन अगर मैंने वाटर के अंदर कुछ डाल दिया, सपोज शुगर डाल दी, सपोज सॉल्ट डाल दिया, उसका सल्यूशन बना दिया, इसका मतलब है अभी वो पहले 100 पे बॉईल हो रहा था, तो अब 100 से ज़्यादा पे बॉईल होगा। चाहे वो 101 डिग्री हो, चाहे वो 100.5 डिग्री हो, 100.6 डिग्री हो, बेशक इंक्रीज स्लाइट हो या ज़्यादा हो, इंक्रीज़ कितना होगा, एलिवेशन कितना होगा, वो डिपेंड करेगा हमने कितना सल्यूट लिया है। बट देन एलिवेशन होगा, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगा। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो सल्यूशंस होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है। इज़ दिस क्लियर? जो सल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा। ये प्योर सॉल्वेंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो टेम्परेचर होता है ना बॉइलिंग पॉइंट, तो टेम्परेचर लिख दिया TB, बॉइलिंग पॉइंट क्या लिख दिया? TB, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग TB। पर बिकॉज दिस इज ऑफ प्योर सॉल्वेंट तो हमने लिया T0B। अब सोल्यूशन का खाली ले लेते हैं TB, राइट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है? दैट T0B जो है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था और TB किसका बॉइलिंग पॉइंट है? सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होने वाला है। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होने वाला है। इसको याद करो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है, ठीक है? अब ऐसा हुआ क्यों है? वी नीड टू गेट टू नो द रीज़न, राइट? अब देखो, जब सोल्यूशन आया तो जैसे कि मैं पिछली भी वीडियोस में हम यही बात करते हुए आए हैं कि जब सोल्यूशन आया तो अब यहाँ पे ये पार्टिकल्स मान लो किसके हैं? सॉल्वेंट के हैं, पर बीच में कौन आ गया? सल्यूट आ गया। सल्यूट की वजह से यहाँ पे सिर्फ ऊपर क्या था? सॉल्वेंट ही था। तो जितना भी वेपर प्रेशर था सारा का सारा सॉल्वेंट वॉलेटाइल था, सॉल्वेंट एयर में जा रहा था और उसका कुछ वेपर प्रेशर था। बट अब हमारे पास यहाँ पर सॉल्वेंट के साथ साथ बीच में सल्यूट आ गया, तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स रिड्यूस हो गए, तो उनकी वजह से जो वेपर प्रेशर था वो भी कम हो जाएगा। यानी हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर वेपर प्रेशर को बढ़ा रहे थे, तो अब हमें ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि पहले से वेपर प्रेशर कम हो चुका। तो अब हमको थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तभी उसका वेपर प्रेशर और बढ़ेगा और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो पाएगा। तो अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट इसलिए एलिवेट हो गया क्योंकि सल्यूशन का वेपर प्रेशर लोअर हुआ था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। बिकॉज अब हमारी सरफेस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, उनकी वजह से जो वेपर्स बनेंगी वो कम होंगी, तो कम वेपर प्रेशर होगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जाने के लिए आपको वेपर प्रेशर अब पहले ही बढ़ाना था, अब और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तो ज़्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए। आर यू फॉलोइंग? अब ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, अगर मुझे इसे दिखाना हो तो एलिवेशन हुआ है, ठीक है, बढ़कर आया है, चेंज हुआ है, तो चेंज को हम डेल्टा TB से लिख सकते हैं, ठीक है? अब ये चेंज किसके इक्वल होगा? जितना डिफरेंस आएगा इनिशियल जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था और जो सल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है उनके अंदर, दोनों में से कौन बड़ा है? सल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है, तो TB माइनस T0B किसके बराबर होता है? ये TB माइनस T0B। चेंज क्या कैसे निकालोगे आप? बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, तो सल्यूशन का ज़्यादा है क्योंकि एलिवेशन हुआ है, प्योर सॉल्वेंट का कम है, तो TB माइनस T0B, ठीक है? अब जैसे कि आप जानते हो, जैसे कि यू नो इट वेरी वेल, कि जो एलिवेशन जो मतलब जो चेंज आएगा बॉइलिंग पॉइंट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो चेंज आया है वेपर प्रेशर में, ठीक है? वेपर प्रेशर का चेंज अल्टीमेटली किसको इफेक्ट करने वाला है? बॉइलिंग पॉइंट के चेंज को इफेक्ट करने वाला है, राइट? अब वेपर प्रेशर जो है वो किसके बराबर था? रॉल्स लॉ के हिसाब से वो बराबर था KX2 के, KX2 या फिर P0x2 ले लोगे आप यहाँ पे, है ना? K मैंने ले लिया इन जनरल पार्शियल प्रेशर को दिखाने के लिए, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का, तो KX2 के। अब X2 क्या होता है? आपका मोल फ्रैक्शन होता है, N2/N1 + N2 होता है, राइट? अब क्या करेंगे मैं मान लिया कि मेरा सोल्यूशन जो है वो थोड़ा सा डाइल्यूट है, तो इसको बराबर ले लिया, N2/N1 के इक्वल ले लिया,
ठीक है, अब ये क्या हो गया, डेल्टा टी बी किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा टी बी आ जाएगा कोई के जो कोई कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से हम N2 को जब ओपन करके लिखेंगे, N2 को डाल सकते हैं हम जो गिवन वेट है आपके सल्यूट का अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट, N1 को लिख सकते हो गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए, राइट। अब क्या करेंगे, इसमें से आप इसको ओवरऑल जो फैक्टर्स हैं उसको कांस्टेंट निकालोगे। आप सिर्फ क्या करोगे, अगर मैं N2 को लिखूँ, आई कैन राइट N2 एज W2 अपॉन M2 एंड आई कैन राइट N1 एज व्हाट, W1 अपॉन M1, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा। अब ये जो है हम क्या करते हैं फिर इसके बाद ये वाला जो चीज़ है ना, आपका एक फॉर्मूला मोलालिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। तो ये सल्यूट के मोल्स हैं, ये सॉल्वेंट का वेट है kgs में। इस पूरे को आप मोलालिटी लिख दोगे, m लिख दोगे, क्या लिख दोगे, मोलालिटी। और ये जो k है कांस्टेंट, m1 क्या है, मोलर मास का कांस्टेंट, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास है ये किसका, सॉल्वेंट का, तो ये भी कांस्टेंट होगा। तो आपका जो ओवरऑल फॉर्मूला आता है यहाँ पर वो सिर्फ इतना रहता है, डेल्टा टी बी हो जाता है ये k M1 बचा, और क्या बचा, m हमने ले लिया छोटा मोलालिटी। ये k और M1 एक नया कांस्टेंट माना जाता है जिसे कहते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ये KM1 हमने कांस्टेंट को क्या लिखा, के बी इंटू एम। तो आपको सिर्फ ये लर्न करना है, मतलब अगर आप उस बात को स्किप भी कर दोगे जो मैंने अभी बोला है तो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि दैट इज़ नॉट देयर इन योर NCERT, वो NCERT में नहीं है। आई वॉज जस्ट गेटिंग टू दिस फॉर्मूला, तो यू जस्ट हैव टू लर्न एंड कीप इन माइंड दिस फॉर्मूला। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए दो बातें, एक एलिवेशन है डेल्टा टी बी माइनस टी नॉट बी, और एक डेल्टा टी बी किसके इक्वल होता है, के बी इंटू एम के इक्वल होता है, ठीक है। ये जो के बी है ये न्यू कांस्टेंट है, इसे कहा जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहा जाता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, या इसको कहा जाता है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो आप इसको बिल्कुल लर्न करेंगे कि फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी जाएगी, इस कांस्टेंट के यूनिट क्या होंगे, इस कांस्टेंट के यूनिट क्या होंगे, के बी किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन एम के। तो यूनिट क्या निकल कर आएंगे, डेल्टा टी बी टेम्परेचर है तो केल्विन और पर मोलल, केल्विन पर मोलल, या फिर मोलल के यूनिट क्या होते हैं, मोल्स पर केजी, वो आ जाएंगे इसकी जगह। इज दिस क्लियर। तो के बी क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, सिर्फ वाटर का के बी आपको लर्न करना पड़ेगा। हो सकता है वाटर का के बी जो आपको क्वेश्चन में ना दे, ठीक है। मान लो आपको एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन ही पूछ लेता है वो, तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या होगा, इट इज़ इक्वल टू दी, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट किसके बराबर होगा, इट इज़ इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सोल्यूशन। अगर मोलालिटी आप 1 ले लो तो के बी किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा टी बी के बराबर आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलारिटी ऑफ ए सोल्यूशन इज 1 मोलल और व्हेन यू हैव 1 मोल्स इन 1 kg ऑफ द सोल्यूशन। इज दिस क्लियर। तो आप इसकी डेफिनेशन भी बना लेना, ठीक है, इतनी बात। अब क्या होता है, इसके ऊपर ग्राफ और न्यूमेरिकल्स, इसका ग्राफ और न्यूमेरिकल्स, ये फॉर्मूला लर्न करो। देखो वेपर प्रेशर किससे रिलेटेड था, वेपर प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट से रिलेटेड था, जिसमें हमने कंसंट्रेशन का यूनिट लिया था मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर जो है बस मोल फ्रैक्शन की जगह नेक्स्ट यूनिट हमने लिया है कंसंट्रेशन का, और वो क्या है आपकी मोलालिटी, ठीक है। बस हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, मोलालिटी ली हुई है, ठीक। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। देखो ये है, मान लो मैंने तुम्हें बताया कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर बढ़ते हैं, राइट, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो इस तरफ हमने ले लिया वेपर प्रेशर और इस तरफ हमने ले लिया लेट्स से टेम्परेचर। वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते किसी पॉइंट पे किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। अब क्या हो गया कि ये आपका वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ये सॉल्वेंट के लिए लाइन ड्रॉ की है, प्योर सॉल्वेंट।
तो जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, वो हो जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। किसका? सॉल्वेंट का। यानी ये टेम्परेचर आपका T0B होगा। इज दिस क्लियर? अब सॉल्वेंट और मेरे पास क्या होगा? सोल्यूशन होगा। पहले हमारे पास सॉल्वेंट था, अब क्या होगा? सोल्यूशन होगा, राइट? सॉल्वेंट और सोल्यूशन में से किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है? सॉल्वेंट का ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट की लाइन ऊपर रहेगी, सोल्यूशन की लाइन हम नीचे बनाएंगे। तो बिल्कुल नीचे ऐसे हमने एक और लाइन इसकी ड्रॉ कर दी, ठीक है? अब ये जिस टेम्परेचर पर सोल्यूशन, ये लाइन किसके लिए बनाई है हमने? सोल्यूशन के लिए। जिस टेम्परेचर पर सोल्यूशन का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? TB हो जाएगा। और ये जो यहाँ पर डिफरेंस आएगा वो होगा आपका डेल्टा TB, चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। इज दिस क्लियर? तो ये ग्राफ भी आपको लर्न करना है, पूछा जा सकता है आपको, प्लॉट करने के लिए ग्राफ आ सकता है इसके ऊपर। फाइन, अब देखते हैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, किस तरह से आप इसको इस पर न्यूमेरिकल करते हो। तो न्यूमेरिकल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल नहीं होते, सिर्फ फॉर्मूला बेस है। आपको फॉर्मूला लर्न करना है। क्या फॉर्मूला है? डेल्टा TB = KB × M। बस बात ये है कि पहले हमको क्या दिया हुआ था? मोल फ्रैक्शन। अब किसकी बात करेगा वो? मोलालिटी की। मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg, राइट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कैसे निकाल सकते हैं हम? सल्यूट का गिवन वेट अपॉन सल्यूट का मोलर मास। सल्यूट का गिवन वेट, सल्यूट का मोलर मास। क्लियर है? तो ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। आपको वाटर का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना है, मतलब वाटर का KB निकालना है। इट इज़ गिवन दैट 0.1 मोलर aqueous solution is boiled at 100.052 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको दे रखा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है 0.1 मोलर सोल्यूशन का कितना है? 100 पॉइंट इतना। इसका मतलब आपको मोलालिटी दे दी, आपको ये क्या दे दिया? बॉइलिंग पॉइंट दे दिया सोल्यूशन का, तो TB दे दिया। T0B कितना होता है वाटर का? T0B वाटर का तो आप सभी जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100। तो डेल्टा TB क्या होगा? डेल्टा TB होगा किसका ज़्यादा है? सॉल्वेंट का कि सोल्यूशन का? एलिवेशन हुआ है ना, सोल्यूशन का ज़्यादा। तो TB - T0B दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा? 0.052 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? डेल्टा TB = KB × M। डेल्टा TB आपको मिल गया 0.052। मोलालिटी कितनी दी है? 0.1 मोलर। पुट करो, KB निकालो। KB के यूनिट क्या होंगे? KB के यूनिट क्या होंगे? केल्विन पर मोलर। ठीक है, बट अगर आपको केल्विन की जगह वो डिग्री सेल्सियस दे दे तो भी परेशान मत होना, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज लिया जा रहा है। टेम्परेचर चाहे केल्विन में लिया जाएगा चाहे डिग्री सेल्सियस में लिया जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चेंज सेम रहेगा। मान लो मैं 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक गई, तो केल्विन में कितना होगा? ये 283 केल्विन से 293 केल्विन तक। पर डिफरेंस तो दोनों का कितना रहेगा? 10 ही रहेगा ना। तो डिफरेंस चाहे केल्विन में लिया जाए चाहे डिग्री सेल्सियस में लिया जाए, वो सेम रहेगा। तो डेल्टा KB अगर आपको केल्विन में दे दिया जाए या डिग्री सेल्सियस में दिया जाए, वो एक ही बात है, आप उसको यूनिट चेंज करने के चक्कर में नहीं जाओगे। फाइन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज़ 353.23 केल्विन। आपको दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। बॉइलिंग पॉइंट मतलब T0B, बेंजीन है, सोल्यूशन की बात नहीं करी उसने, तो ये T0B दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है? 353.23 केल्विन। कह रहा है व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट वाज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 354.11 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। मोलर मास निकालना है आपको सोल्यूट का। मोलर मास निकालना है सोल्यूट का, मतलब W2 नहीं M2 निकालना है ना। मोलर मास निकालना है, M2 निकालना है। एंड यू आर गिवन दैट KB ऑफ बेंजीन इज़ 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो आई थिंक द क्वेश्चन इज़ प्रिटी ईजी। आपको दे दिया सोल्यूट का गिवन मास, आपको दे दिया वेट ऑफ द सॉल्वेंट, तो आप क्या करोगे? बस फॉर्मूला लगाओ,
डेल्टा टी बी क्या होता है, के बी इंटू एम, के बी दे दिया 2.53, पुट कर दो, ठीक। डेल्टा टी बी क्या होगा, इन दोनों के डिफरेंस से आ जाएगा, दोनों बता दिए उसने, डेल्टा टी बी आप पुट कर दो। उसके बाद मोलालिटी, मोलालिटी में सब वैल्यू दे दी, W1 क्या था फॉर्मूला, W2/M2 इंटू W1 और यहाँ पे 1000, ठीक है। W2 आपको दे दिया 1.80 ग्राम, M2 आपको निकालने को बोला है उसने, W1 जो है वो कितना है 90 ग्राम है, और बस पुट करो, सॉल्व करो। इसका आंसर आएगा, आप सॉल्व कर लेना, 58 ग्राम पर मोल आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 58 ग्राम पर मोल आएगा। डू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फाइन। सो आई थिंक दिस इज़ प्रिटी ईजी। क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न में इसके ऊपर बनते हैं, कोई अलग से इसके ऊपर क्वेश्चन तैयार नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसी तरह से तैयार होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको लर्न करना पड़ता है। बस आपको एक चीज़ जो और यहाँ पर आप देख सकते हो कि के बी जो है वो कैसे निकाला जाता है। के बी निकाला जाता है, ये फॉर्मूला होता है के बी निकालने का, आप यू कैन लर्न दिस फॉर्मूला, M1RT का स्क्वायर अपॉन 1000 एंड देन चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये फॉर्मूला बस आपको लर्न करना है, थर्मोडायनेमिकली आप इसको डिराइव करते हो, इसका कुछ आपको इसके बारे में और कुछ भी नहीं जानने की ज़रूरत इस चैप्टर के लिए। जहाँ पर आपका जो T0 होता है, ये जो हमने लिया है यहाँ पे T लिया है, T0 लगा लेती हूँ मैं इसको। T0 जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है आपके सॉल्वेंट का, ठीक है। T0 क्या है आपका सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, एंड R जो है आपका वो तो गैस कांस्टेंट होता है, 8.314 वैल्यू होती है इसकी, और M1 जो है वो मोलर मास होगा आपके सॉल्वेंट का, और डेल्टा H जो है वो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होती है। के बी अगर कभी इस तरह से निकालने को एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वगैरह दे दे तो उसके ऊपर ये फॉर्मूला लगाकर आप इसको निकालोगे। अगर इस पर क्वेश्चन आएगा, अभी तक आया कभी नहीं है, बट अगर आएगा तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आने वाला है, ठीक है। अच्छा सपोज एक क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, कह रहा है कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है, व्हेन इट इज़ गिवन दैट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब डेल्टा एच, वेपराइजेशन 2.257 किलो जूल्स पर ग्राम दी हुई है, दे दी आपको वैल्यू। अब 2.257 किलो जूल्स दी हुई है तो 2257 जूल्स पर किलोग्राम हो जाएगी 1000 से मल्टीप्लाई करके। M1 सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, तो वाटर का मोलर मास आपको मालूम है, पुट कर दोगे, ठीक है। आपको क्या मालूम है, और आपको R मालूम है, आपको बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस मालूम है, ये आपको दे दी वैल्यू। तो ऑल द वैल्यूज हैव बीन गिवन, यू जस्ट हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो दिस इज़ अ प्रीटी सिंपल थिंग, ठीक है। इस पे आ सकता है क्वेश्चन। नाउ इफ सपोज आई आस्क यू दैट यू नीड टू कंक्लूड दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? बिल्कुल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपने फॉर्मूला क्या लिखा, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको लिखा है, मोलालिटी के। तो मोलालिटी अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सल्यूट पे, जितना आप सल्यूट लोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो येस, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सल्यूट लोगे उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उतना कम हो जाएगा, है ना। जितना ज़्यादा सल्यूट ले लेंगे तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था पर सल्यूट का तो कोई है ही नहीं, तो ओवरऑल सल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा कम हो जाएगा, उतना ज़्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने के लिए। इस वजह से क्या हो जाएगा, ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। तो देयरफॉर यू कैन से दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू डिपेंड एंटायरली अपॉन द नंबर ऑफ solute particles that you are using instead of the nature of solute particles, correct? So यहाँ तक आप करें, I'll send you the questions on this। और yes, NCERT में जो सॉल्व क्वेश्चन दिया हुआ है ना इन टेक्स्ट, उसको भी आप ज़रूर करना, फाइन।